नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 4 सितंबर 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके, जीएस, करंट अफेयर और इंग्लिश, इन तीनों के जो भी सवाल पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। आज मुझे यहाँ पे 21 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 21 का 21 मैंने आपको बताया है। ऐसा एक भी क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा जो मेरे से जुड़े हुए हैं कि आपने नहीं बताया था। ये भी नहीं कि 2 साल पहले बताया। हाल फिलहाल में जो प्रैक्टिस सेट चल रही है 57 सीरीज की, उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बताया जो मुझे प्राप्त हुए हैं, तो जो अंडरस्टूड है, ये बच्चे गलत नहीं करेंगे कि इस बार के जो वर्ल्ड कप है आईसीसी वाला, उससे संबंधित एक प्रश्न आया है। बाद बाकी सभी प्रश्न जो है हमने बताया था। आज सभी बच्चे एक एक बच्चे कमेंट करेंगे, खास करके पीडीएफ बायर जरूर कमेंट करेंगे भाई कि हाँ ना, जिन्होंने कभी एग्जाम दिया है कि हाँ भाई पीडीएफ से क्वेश्चन आए हैं, ताकि थोड़ी सी क्रेडिट मिल जाए तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है भाई, पहला जो एक प्रश्न पूछा गया, अच्छा ये सब क्वेश्चन जो है कौन दिए हैं, तो क्वेश्चन दिए हैं कोमल मिश्रा, सुधाकर कुमार, रविंदर यादव, एक अपना नाम एक के बताए हैं, इनके अलावा कुमार कौशल। तो ये 5 आदमी जो पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो है प्रश्न भेजे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। मैंने आपको कालिदास सम्मान, इसके अलावा तानसेन सम्मान, इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये तीनों के तीनों सम्मान जो है एमपी के सरकार देते हैं। कौन देते हैं? एमपी के सरकार, यानी मध्य प्रदेश के सरकार देते हैं। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई, ये कौन थी भाई अमृता देवी बिश्नोई? तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए काम किया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए काम किया था। आपको याद होगा कि राजस्थान में जो खेजड़ी के वृक्ष बहुत पाई जाती है, तो इसी खेजड़ी के वृक्ष को जो है कटवाने के लिए जो है ना, ये सभी मतलब काटने के लिए तैयार हुए, तो इनको जो है रोकने का काम अमृता देवी बिश्नोई के प्रयास से किया गया था। तो राजस्थान में चिपको आंदोलन के जैसा एक आंदोलन हो गया। ठीक है, जो अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है भाई, चिपको आंदोलन जो ओरिजिनल वाला हुआ था, ये आपका उत्तराखंड में हुआ था, सुंदर लाल बहुगुणा और गौरा देवी के संरक्षण में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, सुंदर लाल बहुगुणा एसएलवी और गौरा देवी। तो ये चिपको आंदोलन ओरिजिनल वाला, चिपको आंदोलन के जैसा ही राजस्थान में हुआ, कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई, है ना। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कौन देते हैं? एमपी की सरकार, और केंद्र सरकार भी देती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, एक एक बात को ध्यान रखेंगे, आगामी सभी एग्जाम में ध्यान देंगे, जब तक आपको नौकरी लगेगा हर जगह काम आएगी भाई। ठीक है भाई, इसके अलावा तानसेन, ये तानसेन कौन है? रामतनु पांडे भाई, इनका नाम क्या है? रामतनु पांडे जी हैं, है ना। ये किसके दरबारी थे? तो भाई ये अकबर के दरबारी थे। तानसेन का मकबरा आपसे पूछा जाता है, कहां पे भाई? ग्वालियर के अंदर है। कहां पे है? ग्वालियर के अंदर है। सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022 के लिए कालिदास सम्मान किसे दिया गया है, ये मैंने आपको अभी 3-4 दिन पहले वाले एक वीडियो के दौरान बताया हूं, प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में। तो आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे। एक बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी मेरे प्रश्न का कमेंट हमेशा करते हैं, इनका नाम है रवि कुमार, है ना। तो भाई इनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई कम से कम लाज रख लेते हैं प्रश्नों का, कि अगर पूछा है सर ने तो थोड़ा बता दूं यार, है ना। इनके अलावा विंग्स ऑफ फायर तथा द बॉर्न अगेन माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? ठीक है भाई, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, और अरुणिमा सिन्हा, ये कौन है भाई? तो ये जो है डिजेबल्ड लेडी हैं, जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था भारत के लिए पहली बार। अगर जिंदगी में डिप्रेशन और ये महसूस होने लगे कि हम किसी कर्म के नहीं हैं, तो अरुणिमा सिन्हा जी को याद कीजिए कि भाई, है ना, अंग कटने के बाद, भर रात ट्रेन के पटरी के किनारे पड़े रहने के बाद, है ना, फिर भी इतनी साहस की एवरेस्ट जैसे, जो एवरेस्ट नाम में ही अपने आप में भाई भयंकर विराट है, इनको फतह करने के लिए ठानी और करके दिखाई। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए। सलाम है ऐसे जज्बा को, और ऐसे लोग की वजह से जो है ना मोटिवेट होकर जो है और भी आदमी अच्छे कर लेते हैं लाइफ में। ठीक है भाई, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए आपके विंग्स ऑफ फायर, और बॉर्न अगेन माउंटेन का हो गया अरुणिमा सिन्हा जी। इनके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम साहब के अन्य किताब के बारे में थोड़ा सा जाने तो ये कौन है भाई? जैसे इग्निटाइड माइंड, इनके अलावा ल्यूमिनियस स्पार्क, गाइडिंग सोल्स, ये पुस्तक के लेखक आपके एपीजे अब्दुल कलाम सर ही हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में आपको क्या ही बताना। एपीजे अब्दुल कलाम सर भारत के सबसे जो है प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने, और एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी इंडिया के अंदर बने हैं अब तक। इनके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम सर को भारत का क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो के पूर्व चीफ जो थे के-सिवन, है ना, चंद्रयान 2 के समय, इनको जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र को जल मैन यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर
मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम अली को पक्षी मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये जो भी मैन से जुड़ा हुआ है ना, इनको जरूर ध्यान रखें। बाद बाकी तो आपने पैडमैन भी याद रखा होगा, अक्षय कुमार, है ना भाई, ऐसे नहीं याद रखना है, ये जो एग्जाम में आए इन्हें याद रखना है, ठीक है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम दिव्यांग महिला जो है आपका पर्वतारोही है। इसके अलावा भारत के लिए एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली संतोष यादव ये महिला है। भारत के लिए प्रथम बार एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बछेंद्री पाल है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो सर्वप्रथम एवरेस्ट को फतह किए थे ये तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी साहब थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एवरेस्ट क्या है भाई? एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वत जिसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपका जो है हिमालयी पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत के जगह पे प्राचीन काल में टेथीज सागर स्थित था, है ना, जो अब विलुप्त हो गए हैं। इन्हीं के ढलान से जो उथला बन गए तो हिमालय पर्वत का जन्म हुआ और उसी में जो है टेथीज सागर समा गए, जो कहां पे है? नेपाल के अंदर है आपका माउंट एवरेस्ट, इनकी सबसे ऊंची चोटी, और नेपाल में इसे सगरमाथा कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि ये माउंट एवरेस्ट का नाम किस पे रखा गया है तो आपको बताना है सर जॉर्ज इवरेस्ट के नाम पे जो है आपका माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, जो उस समय तत्कालीन भारत का महान सर्वेक्षक था। इनके अलावा सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वृक्ष पाई जाती है? सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वृक्ष पाई जाती है? 2 करोड़ बार बोला हूं कि भाई सुंदरबन डेल्टा ही इसीलिए नाम पड़ा है कि इसमें सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है, ठीक है भाई। तो सुंदरी की वृक्ष इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर सुंदरी के वृक्ष ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है कि पसूर का वृक्ष भी हो। पसूर भी एक वृक्ष का नाम है, ये भी आपके सुंदरबन डेल्टा में मिल जाएंगे। मैंने आपको यह भी बताया है कि सुंदरबन डेल्टा दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार कैसा होता है? तो आप कहोगे जी लगभग ट्रायंगल शेप का होता है, त्रिभुजाकार होता है। ये डेल्टा क्या होता है? तो ये नदियों के द्वारा जो गाद वगैरह जो मुहाने पे जाके जमा कर देते हैं उसे ही हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है भाई। बाद बाकी मैथ में भी डेल्टा होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, डेल्टा लैम्डा अल्फा बीटा ये सब मैथ में भी होते हैं। तो वो वहां पे संकेत का काम करता है, यहाँ पे वस्तु थिंग है, ठीक है भाई। इनके अलावा ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहां कहां है? तो भारत में तो है ही। भारत का कौन सा स्टेट? तो पश्चिम बंगाल, है ना। और इसके अलावा ये बांग्लादेश में भी फैली हुई है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और अगर आपसे कोई पूछे कि सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे आपका होता है ना इवरग्रीन हो गया, पर्णपाती वन हो गया, मैनग्रोव वन हो गया, मरुस्थलीय वन हो गया, तो आप कौन सा बताओगे? तो आपको बताना है जी मैनग्रोव वन। अब मैनग्रोव वन क्या होता है मैंने बता दिया है। देखिए मैंने इवरग्रीन भी बताया है। इवरग्रीन एक एक बात बताऊंगा दोस्तों, जो आंसर मिलाना है ना वो मतलब भगा भगा के देखे, जिनको पढ़ना है मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूं, है ना। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, जो एवरग्रीन मतलब वन होती है, उसमें क्या होती है कि एक पौधे में फूल लग रहे हैं, एक पौधे के पत्ते नीचे गिर गए हैं, एक पौधे में पत्ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सालों भर ये हरा भरा दिखता है, क्योंकि एक ही साथ सभी पौधे का सेम क्रियाकलाप नहीं होता है, इसीलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम दिया गया है। और इसमें सालाना वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना। एवरेज जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक अगर वर्षा होती है तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। पतझड़ वन में क्या होगा कि एक के बार सब पत्ता गिरा दिया और जब पत्ता आया तो एक के बार सब पौधे पे आ गया, है ना। तो इस प्रकार से इसे पतझड़ी वन कहते हैं। मरुस्थलीय वन जहां पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, कटीली झाड़ियां उत्पन्न होती है, बबूल, खैर, नीम, इस सब का पेड़, तो ये मरुस्थलीय वन होती है। इसी प्रकार से ये मैनग्रोव क्या होती है? तो ये दलदली वाली वन होती है। क्या होती है? दलदली वाली वन होती है। हमेशा पांक, गांव घर में इसे पांक कहते हैं, जब बाढ़ के बाद जो है कीचड़ जो लद जाते हैं खेत के ऊपर में, जिसे आप है ना क्या कह सकते हो, जिसे आप क्या कह सकते हो, खादर भी कह सकते हो, इसे पांक भी बोलते हैं गांव घर में, है ना। तो इसी प्रकार का ये वन होता है, दलदल वाली वन होती है, इसमें जो है कीचड़ जैसा रहता है। तो ये मैनग्रोव वन पाया जाता है आपको, जो बहुत सारे जीव जंतु के प्राकृतिक आवास तो है ही, साथ ही साथ रॉयल बंगाल टाइगर आपको जो है सुंदरबन डेल्टा में मिलेगा। भारत में डेल्टा का निर्माण जो नदी नहीं करती है, ये इसमें प्रमुख नर्मदा और ताप्ती है, जो भ्रंश घाटी से बहती है। ये क्वेश्चन एकलौता अलग से भी पूछा जाता है कि भारत में भ्रंश घाटी से, है ना, प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक महोदय कहां पे है? तो ये भी चोटी का नाम है दादा, किसी आदमी का नाम नहीं है। ये मैकाल पर्वत रेंज में आपका एमपी के अंदर मिलेगा, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने देश शामिल होंगे? तो जो अभी वनडे क्रिकेट होंगे आपके 2023 अक्टूबर महीना में, इसमें 10 टीम शामिल होंगे। 10 टीम में नए चेहरे आपको कौन दिखेंगे? पिछले वाले की तुलना में नीदरलैंड आपको दिखेंगे, है ना। इसके अलावा
अलावा जो दिग्गज टीम है वो कौन सा नहीं दिखेंगे आपका, तो वेस्ट इंडीज नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि ये क्वालिफाई ही नहीं किया। इसीलिए कभी भी अपने आप पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान, आपने सुना होगा ना ये चीज, है ना। वेस्ट इंडीज बताइए, जो शुरुआती वर्ल्ड कप के शुरुआती सेशन वो भी एक बार नहीं लगातार 2 बार जीत लिया, है ना भाई, है ना। इसके बाद भी इस बार के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, इसीलिए समय सब दिन एक जैसा नहीं रहता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं करने वाले दिग्गज टीम वेस्ट इंडीज। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कब होगी, तो भारत में, है ना। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, 1975 में, है ना। पहला विजेता कौन है, पहला और दूसरा लगातार वाला वेस्ट इंडीज, और तीसरा भारत 1983 में। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में। आईसीसी पुरुष जो T20 वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत 2007 में, और T20 वाला महिला 2009 में। तो ये ईस्वी भी काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 कहां पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। विजेता कौन रहा, इंग्लैंड। किसे हराया था, पाकू को, यानी पाकिस्तान को। T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाली आगामी कहां पर होगी, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में कंबाइंड रूप से होगी। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 कहां पर होगी, बांग्लादेश में होगी। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 भी हुआ है, तो ये कहां पे हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। कौन विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। उप विजेता कौन रहा है, साउथ अफ्रीका रहा है। आईसीसी अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप भी हुआ है साउथ अफ्रीका में 2023 में। कौन विजेता रहा है, इंडिया रहा है। उप विजेता कौन रहा है, इंग्लैंड रहा है। तो ये अंडर 90 वाला में इंडिया विजेता रहा है, और मेन वाला T20 महिला वर्ल्ड कप में विजेता जो है आपका ऑस्ट्रेलिया रहा है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे अधिक लिटरेसी रेट आपसे पूछा है ना, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में पूछा है। तो ये भाई कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है। जनगणना पे पूरा वीडियो नीचे पर आए, कब देखिएगा, एग्जाम के बाद, है ना भैया। साक्षरता दर में सबसे अधिक आपका केरल का है, और लिटरेसी रेट में अगर यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप की है। 1 नहीं 2 नहीं 2 करोड़ दिन बताए हैं भाई, 2 करोड़ दिन, ठीक है। तो लक्षद्वीप और केरल आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक लिटरेसी रेट किसका, सबसे अधिक लिटरेसी रेट किसका, और ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन में है केरला, एक ऑप्शन में है आपका लक्षद्वीप, है ना, एक ऑप्शन में आपका लक्षद्वीप। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सीधे सीधे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से जो नीचे लिखा है उसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका होगा। फिर भी आपको केरला को ही टिक करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो केरल है ये 94% के समथिंग उस समय आया था, अब तो 100% हो गया होगा। और जो लक्षद्वीप है यह 91.6% आया था। तो दोनों में बड़का कौन हुआ, तो केरला हुआ। तो ओवरऑल भी केरला, और राज्य में भी केरला, है ना, और केंद्र शासित प्रदेश में पदुचेरी, लक्षद्वीप। पदुचेरी ज्यादा लिंगानुपात वाला है केंद्र शासित प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। आने वाले शिफ्ट में हो सकता है छप जाए, मुंह से निकल गया, काला जवान है मेरा, ये तो आप भी जानते हैं, है ना। पदुचेरी जो है ये सबसे ज्यादा आपका लिटरेसी सेक्स रेशियो रखता है आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। और वैसे सेक्स रेशियो केरला ही रखता है राज्य के अंदर बात करेंगे तो, और सबसे कम हरियाणा रखता है। तो बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, 74.04%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 82.14 और फीमेल 65.46। ध्यान रहेगी। लिंगानुपात कितना, 943, और घनत्व कितना, 382। सबसे अधिक घनत्व कहां का, बिहार का, और सबसे कम घनत्व कहां का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात बता ही दिया, सबसे अधिक केरला का, और केंद्र शासित प्रदेश में पदुचेरी का, सबसे कम जो है लिंगानुपात हरियाणा का। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना हुई होगा। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल, अभी पुराना वीडियो में क्वेश्चन भाई, अभी आप देख ही रहे होंगे, लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 कहां होगी, गोवा, है ना। 37वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के 2022 में संपन्न हुआ है। सर्वश्रेष्ठ टीम को जो है 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 कांस्य, कुल 128 पदक के साथ जो है पहला स्थान दिया गया है। यानी 36वें राष्ट्रीय खेल के विजेता अगर पूछता है तो कौन होगा, सर्वश्रेष्ठ टीम होगा। इस खेल में कुछ नए खेल को शामिल किया गया, जैसे वुशु, योगासन, मलखंब, ये सबको, है ना, सॉफ्ट बॉल, ये सबको शामिल किया गया था। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक 140 किसको, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ, लेकिन गोल्ड जो है मात्र 39 ही प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे सेकेंड स्थान दिया गया, रनर अप घोषित किया गया। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे, तो 36 खेल शामिल थे। कहां पे हुआ, गुजरात में। कितने शहरों में, 6 शहरों में। विजेता सर्वश्रेष्ठ, उप विजेता कौन, महाराष्ट्र। मस्कट क्या था, साबाज, ठीक है भाई। 37वें राष्ट्रीय खेल, कल का एक्स्ट्रा फैक्ट ही बता रहा हूं, वहीं से कॉपी किया हूं जो कल बताया था। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में होगा। मोगा मस्कट है इसका, मस्कट क्या है, मोगा। तो आने वाले शिफ्ट में जिसका एग्जाम है ये मोगा को जरूर ध्यान रखेंगे, मस्कट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पे होगा, उत्तराखंड के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भूपेन हजारिका साहब
किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। या फिर यह पूछा गया है कि भूपेन हजारिका साहब को भारत रत्न किस फील्ड के हेतु दिया गया है। भाई भूपेन हजारिका जो है ये आपका वर्साटाइल समझते हैं ना, वर्साटाइल है ना, एक वर्साटाइल आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है वर्साटाइल। तो वर्साटाइल बहुत सारे जो काम जानते हो ना, एक सेक्टर से अधिक सेक्टर में महारत हासिल हो, उसे वर्साटाइल कहा जाता है। ठीक है भाई, तो भूपेन हजारिका साहब वर्साटाइल प्रवृत्ति के लोग थे। जैसे आप यहाँ पे इनसे जो है संगीत के क्षेत्र में है ना, इसके अलावा फिल्म के क्षेत्र में कवि भी थे, है ना, कवि भी थे, अव्वल दर्जे का गीतकार, संगीतकार, कवि, है ना, गायक, सब थे भूपेन हजारिका साहब, है ना। तो इनको जो है आपको 2019 में है ना ये दिया गया क्या, भारत रत्न। ठीक है भाई, इसके अलावा भूपेन हजारिका साहब को 2019 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। इन्हीं के नाम पे नदी के ऊपर जो इंडिया का सबसे बड़ा नदी पुल है, पहले महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, गांधी सेतु पटना में आपने देखे होंगे, जो किरबगैया जो है वहां से आप देखेंगे तो ऑटो में खाली एक नाम था, गांधी सेतु आओ, गांधी सेतु आओ, गांधी सेतु। तो ये गांधी सेतु पहले जो था पटना में, ये नदी के ऊपर, जो गंगा नदी के ऊपर है, ये सबसे बड़ी पुल हुआ करता था। लेकिन अब इसका पत्ता कट गया है, अब हो गया है कौन सा, ढोला सादिया या भूपेन हजारिका जो पुल है, ये नदी के ऊपर सबसे बड़ी पुल है। ठीक है भाई, तो ये भूपेन हजारिका साहब के नाम पे है। इनके अलावा अगला है कि भारत रत्न सम्मानित जो अन्य संगीतज्ञ हुए, उसमें सबसे पहले एम सुब्बालक्ष्मी मैडम, कर्नाटकन संगीत से जुड़ी हुई थी, 1998 में मिला था। पंडित रविशंकर साहब सितार से 1999 में। 2000 में केकरो नहीं मिला, बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर, इन दोनों को एक के साथ मिला 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी साहब को 2009 में, है ना। इसके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका। तो ये जो 5-6 कैरेक्टर हैं, कितने हो गए जरा गिनती कर लेंगे। एक हो गया लक्ष्मी साहब, इसके अलावा रविशंकर साहब 2, 4, 6 हो गया, 6 आदमी को जो है संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया है। एक प्रश्न आपसे पूछा है, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया था। मैंने बाल विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम, आर्म्स एक्ट, ये सभी के सभी बता दिया हूं। ठीक है भाई, तो कोई वर्नाकुलर एक्ट, ये सब कोई घबराने की बात नहीं है। तो 2006 में होगा। कोई बच्चा बोल रहे हैं कि ऑप्शन ये नहीं था, जब मैंने उनको पूछा था व्हाट्सएप पे कि भाई 2006 था या 1929 ऐसा कुछ था, तो वो बोल रहा है याद नहीं आ रहा है शायद, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ बोला है। तो फिर बताएंगे कि अगर इसका ऑप्शन ज्यादा पुराना होगा ना 1800 के काल में, तो फिर इसका इलाज है, फिर आंसर बदल जाएगा। ठीक है भाई, बाल विवाह निषेध अधिनियम देखिए 1929 में जो है मुख्य रूप से लाया गया था। इसको संशोधित करके 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है फिर से लाया गया। ठीक है, और फिर से 2021 में जो है इस पे फिर से संशोधन किया गया। तो डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन के ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था, है ना। इसमें मैं 80% अपने प्रश्नों के साथ जाऊंगा, 20% थोड़ा सस्पिशन लग रहा है कि इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट है शायद। आप लोग मुझे बताइएगा, इसे मैं बता दूं, इसके बारे में जो फैक्ट दूंगा उसी में से शायद आपको आंसर मिल जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम, जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का प्रारूप है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लाया गया था, जिसमें 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया था, और इसी के तहत लड़कियों की जो शादी की उम्र पहले 15 साल था उसको बढ़ा के 18 किया गया, और जो लड़के का शादी का उम्र 18 था उसको बढ़ा के 21 किया गया। फिर इस वाले जो लड़की की जो शादी की उम्र है ना, इसमें फिर से संशोधन अभी किया गया था 2021 में, जो लोकसभा में लाया गया था बिल, है ना, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम बिल। और इसमें जो है लड़कियों की उम्र सीमा 18 से बढ़ के 21 साल कर दिया गया जो है शादी हेतु। तो ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के काल में। अगर आपसे कोई पूछे कि ये हिंदू विवाह अधिनियम जो है किसके द्वारा पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इस प्रकार के जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये स्कीम या फिर ये योजना क्या जो क्रियान्वय है, मतलब सबसे पहले जो आया है ना, मतलब ढांचा बनाया गया साधारण भाषा में, कि ढांचा जो बना इस चीज का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जब पहले इंट्रोड्यूस हुए तो उस समय गवर्नर कौन थे, तो फिर मामला अलग हो जाएगा, फिर डलहौजी मानना पड़ेगा भाई, है ना। तो अलग अलग बात हो जाती है थोड़ा सा कि पारित किसने किया और आया किसके काल में। तो इसमें 2 क्लू है। इसके अलावा विधवा विवाह का समर्थन आप जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, लेकिन अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑप्शन में नहीं हो तो महादेव गोविंद रानाडे, इनके लिए 1861 में एक संस्था भी बनाए थे। और महादेव गोविंद रानाडे जो है ये प्रार्थना समाज से भी जुड़े रहे थे आत्माराम पांडुरंग जी के साथ में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के कौन सा योजना डेयरी योजना के नाम से मशहूर है, या फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सा योजना डेयरी योजना है, तो हम हिमगंगा स्कीम जो है ये डेयरी वाला योजना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य नृत्य जो है आपसे एग्जाम में पूछता है, नाटी डांस, फुलैच महोत्सव और कुल्लू दशहरा। ये हिमाचल प्रदेश के तीनों जो है आपके त्योहार और नृत्य जो है आपसे पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स अस्पताल का जो है उद्घाटन किए
है, बिलासपुर आपके छत्तीसगढ़ में भी है। हिमाचल प्रदेश में आपके रोहतांग दर्रा देखने को मिलेगा, जहां से ब्यास नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा को अब अटल सुरंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से खारे पानी का कौन सा झील है? आपको ऑप्शन में दिया गया था टिटिकाका, सुपीरियर और चिल्का। मुझे 3 ऑप्शन प्राप्त हुआ है, तो चिल्का झील दिख रहा है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है भाई, तो ये कोई झील नाम नहीं है, इसे जो है कैस्पियन सागर नाम दिया गया है ना। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दुनिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, लेक सुपीरियर है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील है ना। यहाँ पे बुलेट झील लिखा गया है, गोलियां मार देगा, है ना। ये बुलर झील है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और इसके बारे में क्या है? ये प्लेट टेक्टोनिक से बना है। ठीक है भाई, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से निर्मित झील है इंडिया के अंदर, बुलर झील। इसके अलावा महान झील का उदाहरण जो जानते हैं ना, जो झील का जो जोन है ना, महान झील वाला, इस महान झील के श्रेणी में कौन कौन से झील आते हैं, है ना? तो मिशिगन आते हैं, हारून, एरी, एंटोरियो, है ना। ये सभी आपके अमेरिका कनाडा के पास मिलेगा। ये महान झील के श्रृंखला का झील है। जैसे आपने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जानते हैं ना, टेनिस वाली, है ना, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और एक और है ना, जो है अमेरिका ओपन। तो उसी प्रकार से जैसे हम टेनिस का महाकुंभ समझते हैं, वैसे ये झील का जो है महान सीरीज है ये, मिशिगन, हारून, एरी, अंटारियो। इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। आंटी की मशीन हम लोग ऐसे याद किए थे पहले जब हम पढ़ते थे, तो आप लोग भी कैसे भी याद कर सकते हैं, है ना। आंटी की मशीन है, इस प्रकार से मैं याद रखा था। इसके अलावा झीलों की अध्ययन को हमने लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन की। इंडिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, जो कहां पे है? ये केरल के अंदर स्थित है, वेम्बनाड झील। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? देखिए, मौलिक कर्तव्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट, है ना, ये दोनों आपके पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो भैया ये सीट भी तो आपके पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सीट कब देखिएगा? एग्जाम के बाद देखिएगा, है ना। ऐसा नहीं कीजिएगा, एग्जाम के पहले देखिए, है ना। मौलिक कर्तव्य के बारे में जो बेसिक जानकारी है, ये तो मैं 2 करोड़ बार दे चुका हूं। 1976 में आया था 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, 10 प्रकार के, भाग 4 के ए में, आर्टिकल 51 के ए में, इतनी जानकारी। फिर हमारा 2002 में 86वां संविधान संशोधन, 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से संबंधित है को ऐड किया गया और इसे आर्टिकल 51 के 1 के 11 में रखा गया। ये तो हो गई बेसिक जानकारी जो रूस के संविधान से लिया गया है। अब ये जो है 11, ये आपको ध्यान रखना है जी। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, आर्टिकल 51 के 1 के 1 में है। इसके अलावा 2 में उन महान आदर्शों को संयोजना जो हमारे देश प्रेम या दोस्त भावना के लिए जो है हमें प्रेरित किया हो। 51 के 1 के सी में है एकता, अखंडता और संप्रभुता, इनकी रक्षा करना। 51 1 के डी में है कि जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहना। इसी प्रकार से आगे है, जैसे जो महिलाओं वगैरह की जो कुप्रथा है उनको नष्ट करना, 51 के 1 के ई में है। 1 के एफ में है मिलीजुली संस्कृति विरासत की रक्षा करना। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, जो आपको आर्टिकल 49 में भी देखने को मिलेगा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये आपका आर्टिकल 51 के 1 के आई में है। ठीक है, और आर्टिकल 49 डीपीएसपी के अंदर भी यही चीज को बताया गया है कि जो लोकहित के सार्वजनिक संपत्ति है उनकी रक्षा किया जाए। इसके अलावा 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में बम किसने फेंका था? अब देखिए, कल ही ने हसरा कब पर आया था भाई? परसों पर आया था, हसरा परसों पर आया था। उसी हसरा में चर्च कर लिया था। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किए थे। दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हसरा, है ना। हसरा की स्थापना कब होती है? 1928 में। HRA की स्थापना कब होती है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना भाई। हसरा की नामकरण जो है भगत सिंह और उनके नौजवान सभा के जो आपके सदस्य हैं, दोनों मिलकर जो है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किए थे। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था कि हसरा का नामकरण सबसे पहले किसके मन में आया था? तो चंद्रशेखर आजाद साहब के मन में आया था। मैंने ये भी बताया था कि हसरा की जो नाम चेंज करने की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं कि काकोरी कांड जब 1925 में होती है तो इसके अधिकांश जो सदस्य थे HRA के, इसके सदस्य पे किसी पे मुकदमा तो किसी को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जो है HRA वाली संस्था यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में बना था, इसमें जो है मतलब छिटफुट हो गए, मतलब कार्यकारी, है ना। तो ये जो है सुस्त पड़ गए ये संस्था। तो चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर एक नए सिरे से तैयार करने के लिए जो है सोचे थे, लेकिन दिल्ली में नाम कौन तैयार मतलब बदल दिए? तो भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है लैंग्वेज बदलते ही, कि भाई सबसे पहले सोचे कौन? तो चंद्रशेखर आजाद HRA को हसरा बनाने के लिए, लेकिन बदला कौन? तो भगत सिंह। ठीक।
ठीक है। और भगत सिंह के साथ और कौन शामिल थे, तो नौजवान सभा के जो है सदस्य भी थे। अगर भगत सिंह ऑप्शन में नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद जो है आप मार सकते हैं। इसके अलावा भगत सिंह की पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह का जन्म बंगा नामक गांव में हुआ था। कहां पे भाई, बंगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, बंगा, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें भक्ति रस शामिल होता है, आप देखिए अगर सेम लैंग्वेज है तो मणिपुरी राइट आंसर है, अगर सेम लैंग्वेज नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। अगर ऐसा पूछा गया होगा कि कौन सी नृत्य है जिसमें भक्ति के साथ साथ श्रृंगार रस या फिर कोई और रस की जो है बाद में स्टेप ली जाती है, तब आंसर बदल जाएगी। लेकिन अगर खाली भक्ति रस से ओतप्रोत पूछा गया है तो भाई बहुत सारे ऐसे नृत्य है जिसमें पूजा होती है, भक्ति से संबंधित है, जैसे मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वो भी ऑप्शन में तो हो सकता है ना। तो मणिपुरी भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मणिपुरी रखा। आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन में मणिपुरी था क्या, ये मणिपुरी में राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है, ये भक्ति रस पे आधारित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, इसके सरनेम से ही आपको जो है काम चल जाता है कि कौन इससे जुड़े हुए हैं। जैसे आपका झावेरी बहने, है ना, झावेरी बहन, दर्शना, नैना, सुवर्णा, ये 3 बहन है। इसके अलावा सरनेम है आपका सिंह, जैसे आपका गुरु बिपिन सिंह, हमने अमली सिंह, आतंब सिंह, है ना, नल कुमार सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह, है ना, चारू माथुर, है ना, कलावती देवी, बिंबावती देवी, ये सभी के सभी जो है आपके मणिपुरी नृत्य के नर्तक और नर्तकी हैं। ठीक है भाई, मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, गुरु बिपिन सिंह। और जितने मैंने बोला ये सभी आपको ध्यान नहीं रखना है, खाली सिंह सरनेम ध्यान रखना है और झावेरी बहन ध्यान रखना है। बाद बाकी 3 लेडीज को याद रखना है, एक आपका चारू माथुर को, एक आपका कलावती देवी को, कलावती, है ना, और एक आपका बिंबावती देवी को। ये तीनों को जरूर ध्यान रखना, ये मणिपुरी से संबंधित है। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2, अरे भाई एक चीज और बता दूं, रेड्डी सरनेम जो है ये आपका कुचिपुड़ी के साथ जाना है। महापात्रा सरनेम है ये आपका ओडिसी के साथ जाना है, ओडिसी के साथ, है ना। इसके अलावा मैंने बताया महाराज सरनेम है ये आपको कथक के साथ जाना है। तो ये कुछ आपको क्लू है जो एग्जाम में काम आ जाएगी, जैसे गद्दाम पद्मजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, है ना। तो ये सब जो है आपके कुचिपुड़ी में भाग जाएंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किससे संबंधित है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, देखिए 57 वीडियो वाली सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का थंबनेल पे ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किससे संबंधित है और किस नदी तंत्र में ये जुड़ा हुआ है। तो भैया ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में है, चूंकि ये आपका जो है धुबरी से सादिया को जोड़ने का काम करता है, तो उधर ही है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम के पास, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा भागीरथी तंत्र नदी प्रणाली पर आधारित है, ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, और 2 जो है धुबरी से सादिया को जोड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग में पड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये केरल के कोस्टल इलाके में पड़ते हैं, तो आपको जो है तटीय पश्चिमी तटीय मार देना है, पश्चिम तटीय नहर मार देना है, ठीक है, पश्चिमी तटीय नहर, इस प्रकार से जो है आपके काम आ जाएंगे अगर आपसे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पूछा जाता है तो, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 भी है जो आपका कृष्णा गोदावरी नदी के ऊपर स्थित होती है, इस प्रकार से। इनके अलावा राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, देखिए केंद्र में चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जो राज्य के अंदर है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिलेट करो, पीएम को सीएम से रिलेट करो, महान्यवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो है एडवोकेट जनरल को रिलेट करो। तो इस प्रकार से काफी सारे काम आपके इजी हो जाएंगे। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उससे किसी राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष से रिलेट कीजिए, है ना। तो ये जो है बहुत सारे चीज आपको जो है समझने में आसान हो जाएगी जी। मेरा मानना है कि अगर संविधान के आपको पार्ट याद है तो आपको कोई भी चीज याद करने में इजी हो जाती है। जैसे पार्ट 1 में आपका राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, 5 में है संघ और 6 में है राज, है ना। अब 5 और 6 का आर्टिकल अगर आपको याद है तो 5 का आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक, और 6 में है 152 से लेकर 237 तक। तो 6 वाले जो आर्टिकल है इसमें खाली राज्य की जिक्र होगी, जो भी राज्य की चीज होती है, राज्यपाल, हाई कोर्ट, राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, है ना, ये सब की बात होंगे। और 52 से 151 में केंद्र वाला बात होंगे। तो ऐसे चीज में जो है आप छटिया सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो संविधान वाला भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता, महान्यायवादी ऑप्शन में था, तो ऑब्वियसली आपका राज्यपाल आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की पद जो है 153 में है। राज्यों में राज्यपाल जो है ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। मैं जानता हूं कि अधिकांश बच्चे जो आंसर मिलाने आते हैं वीडियो को भगा लेते हैं, वो अपना घाटा कर रहे होते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए भाई, ठीक है भाई। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता इत्यादि की नियुक्ति भी करते हैं। महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल जैसे केंद्र में समझते हैं वैसे महाधिवक्ता को समझिए, ये राज्य में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं और केंद्र में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं।
होते हैं महान्यवादी। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी जब तक मैं न कहूं तब तक पद पे बने रहो, हटना मत। अनुच्छेद 153 के अनुसार एक ही राज्य में एक ही आदमी, मान लीजिए ये कोई राज्यपाल साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, है ना, तो ये दो राज्य बिहार और यूपी दोनों के राज्यपाल के जो है कार्यभार संभाल सकते हैं। ये आर्टिकल 153 में कहा गया है और इस प्रकार के संविधान संशोधन 7वां किया गया था। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की क्षमादान जो है आर्टिकल 161 में, राष्ट्रपति का क्षमादान कितने में है? 72 में है। इसके अलावा छऊ नृत्य के लिए फरवरी 2023 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? है ना, तो इनको दिया गया था आपको ब्रजेंद्र सिंह को दिया गया था आपको फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, है ना, ब्रजेंद्र पटनायक को, माफ कीजिएगा, ये छऊ नृत्य के लिए दिया गया था। अब पटनायक सरनेम है तो आपसे पता चल गया होगा कि उड़ीसा के होंगे, चूंकि छऊ नृत्य जो है आपके 3 स्टेट में किया जाता है, एक उड़ीसा में, एक जो है आपका पश्चिम बंगाल में, और एक आपका जो है झारखंड में। ठीक है भाई, तो ये 3 जगह किए जाते हैं। बाद बाकी नृत्य पे आपका पेपर कटिंग दिख रहा होगा जो स्क्रीनशॉट लिया गया है पीडीएफ वाली, नृत्य वाली पीडीएफ का, है ना। तो यहाँ पे आपका छऊ नृत्य 3 जगह, सरायकेला का, मयूरभंज का और आपका पुरुलिया का, ये 3 जगह किए जाते हैं छऊ नृत्य। या छऊ नृत्य के सभी गुरु के नाम जो है आपके नीचे दिए गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है ये, अच्छा, अंग्रेजी का आगे है, जो बच्चे भेजे हैं इनका नाम तो ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी का काफी सारे बच्चे इन्होंने प्रश्न भेजे हैं, तो मैंने सोचा कि अंग्रेजी को भी आपको दिखा दूं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था मैंने। तो ये तो आपका संगीत नाटक अकादमी हो गया इन 2023 फरवरी में छऊ में। कालिदास सम्मान हो गया, बाल विवाह हो गया, भूपेन हजारिका हो गया, टोटल टीम इन वर्ल्ड कप हो गया, तो ये तो जीके का करा ही दिया। इसके अलावा इन इंग्लिश पिक्लियर का सिनोनिम आ गया। भाई पिक्लियर क्या होता है? अजीबो गरीब होता है। क्या होता है? अजीबो गरीब होता है। देखिए, अजीबो गरीब, स्ट्रेंजर है ना, जो अननोन टाइप से हो, अननोन हो, इसे क्या कहते हैं? पिक्लियर, है ना, अजीबो गरीब, चिड़चिड़ा स्वभाव का आदमी, पिक्लियर, है ना। इसके अलावा विजडम यानी इनिशियल का एंटो आया था, विजडम और इनिशियल मतलब क्या? शुरुआती, तो इसका एंटोनिम का आखिरी, है ना। बेकर्स डजन मतलब क्या होता है? भाई 13 होता है। बेकर्स डजन मतलब 13 होता है। बेकर्स डजन मतलब होता है 13। ठीक है भाई, 13 मतलब आदमी, 13 वाला 13 भाई। इसके अलावा फेस द म्यूजिक क्या होता है? आलोचना का सामना करना। आप गए लाइब्रेरी में, एगो किताब निकाले, पूरा भरभरा के गिर गया, लाइब्रेरियन आया और खूब डपेटा, तो ये क्या हो रहा है? आप फेस द म्यूजिक कर रहे हो, आप आलोचना का सामना कर रहे हो। ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज छद्म नाम होता है, ब्लेजिंग इन डिस्ग्यूज, इस प्रकार से एक पूछा गया है आइटम। इसके अलावा पुट, इसको थोड़ा मिला लीजिएगा, ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का छद्म नाम ही होता है ना, जरा मिला लीजिएगा भाई, बहुत दिन प्रैक्टिस हो गई अंग्रेजी वगैरह की, है ना भाई। इनके अलावा पुट टू एंड समवन एस्केप सडनली रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब पुट टू एंड समवन एस्केप सडनली मतलब कोई जो है अचानक भाग गए, रिलेटेड ऐसा कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था आपके, है ना। इनके अलावा बुक में ये जो बताया मैंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब का और नीमा सिन्हा जी की बुक आया था बॉर्निंग एंड माउंटेन, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन अंग्रेजी में आए हैं। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से पूछा गया? भरतनाट्यम से, है ना। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई मैडम यहाँ पे आपको दिखेंगे, या पहले ही दिखेंगे, जो पंडावलरूर शैली के जो है जनक थे, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। इसके अलावा एक अमरबल बिल्ली को भी पूछा जाता है, ये भी पंडावलरूर शैली से ही जुड़ी हुई है। तो ये जो है आपके जो नृत्य वाला पीडीएफ है उसके प्रथम पेज ही है ये, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आज के प्रथम शिफ्ट में आए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये वाली एनालिसिस वाली पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह मिलेंगे। अगर आप पेड ग्रुप में है तो वहां भी मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क भी दिया जाएगा। मिलेंगे। जय हिंद अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।